हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर मतलब कार्डियो मीन्स हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स या जो वेसल्स होती हैं, तो उसको हम सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो आज एनाटमी हम पढ़ेंगे, क्लास फर्स्ट है आज। सिलेबस देख लेते हैं। तो ऊपर वाला जो सिलेबस है वो सेमेस्टर वाइज सिलेबस है, नीचे वाला जो सिलेबस है वो ईयर वाइज सिलेबस है। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो ऊपर वाले सिलेबस में जो पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ब्लड में क्या क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा, उसके बारे में समझेंगे। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी है, आर्टरी और वेन, तो आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम पोजीशन ऑफ हार्ट रिलेटेड टू द एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, हार्ट की पोजीशन क्या है, आसपास का क्या स्ट्रक्चर है। चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं, कितने वॉल्व हैं। हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके बारे में समझेंगे। नर्व एंड ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, लिम्फेटिक टिश्यू, वेन्स यूज्ड फॉर आईवी इंजेक्शन, यानी जो हम इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम आईवी इंजेक्शन बोलते हैं, वो किन किन या किस किस वेन में लगता है, तो कौन कौन से वेन यूज़ की जाती है उसके बारे में देखेंगे। और एप्लीकेशन एंड इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग। ठीक वैसे ही जो हमारा ईयर वाइज सिलेबस है उसमें भी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये दोनों एनाटॉमी के सिलेबस हैं ना, फिजियोलॉजी का हम उसके बाद में करेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड कंपोनेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल, सर्कुलेशन, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है। तो टॉपिक वही हैं और बस थोड़ा सा यूनिट आगे, यूनिट के जो नंबर है वो आगे पीछे हैं और कुछ नहीं है। शुरू करते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को शुरू करने के पहले उसकी एक जो बेसिक यूनिट है उसको देख लेते हैं। बेसिक यूनिट क्या होती है, ब्लड वेसल्स। तो जब भी आप मेडिकल बुक्स देखेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी या कोई भी, तो अगर उसमें ब्लड वेसल्स के कलर रेड है तो वो आर्टरी है, ब्लू है तो वेन है। आर्टरी जिसको हम धमनी बोलते हैं, वेन है जिसको हम शिरा बोलते हैं। धमनी या आर्टरी जो कि प्योर ब्लड लेके जाती है। प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है। अब आर्टरी में देखिए ऊपर कनेक्टिव टिश्यू है, फिर उसके मिडिल में स्मूथ मसल है और सबसे इनर लेयर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। राइट साइड में देखिए आप वेन, कनेक्टिव टिश्यू है, स्मूथ मसल है, एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन उसके अंदर वॉल्व है। अब ये वॉल्व क्यों है उसको हम आगे देखेंगे। ये आर्टरी और ये वेन फर्दर जब डिवाइड होती हैं तो पतली पतली इनकी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत ही नैरो, और जो माइक्रो हमारी ब्रांचेस होती हैं इनको हम बोलते हैं कैपिलरी, बहुत ही पतली पतली होती हैं। यहाँ पर धमनी या जो आर्टरी और वेन है यहाँ पे मिलती हैं। और एक्चुअली यहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू का काम क्या है, उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जो आर्टरी प्योर ब्लड लाती है उसमें ऑक्सीजन है, जो टिश्यूज़ हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ऑक्सीजन वहाँ पर यूटिलाइज हो जाती है और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 जनरेट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, कुछ वेस्ट जनरेट होता है, फिर वो हमारे वेन में आ जाता है और वापस हमारे हार्ट तक आता है। इंट्रोडक्शन। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड फॉर्म। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। It is considered as the fluid of life because it carry oxygen from the lungs to all part of the body and carbon dioxide from all part of the body to the lungs. ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जीवन का फ्लूइड। क्यों? क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर लंग्स में लाता है। इट इज़ नोन एज फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ है, साथ ही साथ ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू ऑल द टिश्यूज। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा था कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी हम फूड खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो भी उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड के थ्रू फिर वो इधर अलग अलग जो भी उसके टारगेट ऑर्गन होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। तो ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है बिकॉज इट कैरीज न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड
साथ ही साथ जितने भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं, हार्मोन सीक्रेट करते हैं कहाँ पे, ब्लड में, और ब्लड से फिर ये टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है। तो फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस भी कैरी कर रहा है, साथ ही साथ ये हार्मोन्स भी कैरी करता है। जब हम फिजियोलॉजी में देखेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसके कई फंक्शन हैं, जिसमें से एक फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। मैं तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड है, इनको रेलगाड़ी बोलता हूँ, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको पटरी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे हम रेलगाड़ी में किसी एक स्टेशन से चढ़ते हैं, दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं, ठीक वैसे ही ये जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो रेल की पटरियाँ हैं, ब्लड जो कि एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, यहाँ से कई सब्सटेंस ब्लड में आते हैं। कहीं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की हम अगर बात करें तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो भी है, एब्जॉर्प्शन हुआ, टारगेट ऑर्गन तक पहुँचा, उसके स्टेशन तक पहुँचा। एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन सीक्रेट हुए और फिर उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुँचे जहाँ पर उनको एक्शन कराना था। तो ये साथ ही साथ एक फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है, फ्लूइड ऑफ लाइफ भी है। द ब्लड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्लूइड ऑफ हेल्थ बिकॉज इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज and get rid of the waste product and unwanted substance by transporting them to excretory organ like kidney. फ्लूइड ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऑक्सीजन सी और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी है, क्योंकि न्यूट्रिटिव सब्सटेंस और हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन भी है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी है, आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा भी करता है। कैसे? क्योंकि आपने देखा था कि जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स मीन्स इसमें WBC भी है, वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इस प्रकार से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस अगर इंटर करता है तो ब्लड में मौजूद WBC उसको किल करने का काम करती है। साथ ही साथ जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वेस्ट जनरेट होता है, उस वेस्ट को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है किडनी तक। किडनी से फिर वो वेस्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ ब्लड है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़। कलर क्या है? ब्लड इज़ रेड इन कलर। आर्टीरियल ब्लड इज़ स्कारलेट रेड बिकॉज इट कंटेन मोर ऑक्सीजन एंड वीनस ब्लड इज़ पर्पल रेड। अब ये अलग अलग क्या बोलते हैं इनको, शेड, अलग अलग शेड होते हैं। तो अगर आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड आपको चेक करना है तो थोड़ा सा कलर डिफरेंट रहता है। अब ये जैसे एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ABG, आर्टीरियल ब्लड गैस। तो उसमें से हम उस इन्वेस्टिगेशन में हमको आर्टरी से ब्लड लेना पड़ता है। जैसा कि आपको जो सुपरफिशियल ब्लड वेसल दिखती हैं, वेन होती हैं, आर्टरी अंदर होती है थोड़ा डीप में। तो 90 डिग्री के एंगल से हमको निडल प्रिक करके और फिर आर्टीरियल ब्लड लेना पड़ता है और उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं। तब हमको मालूम चलता है कि आर्टीरियल ब्लड गैस का रेशो क्या है। किन्हीं इन्वेस्टिगेशन में या कंडीशन में हमको मालूम करना पड़ता है। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ नॉर्मल एडल्ट इज़ 5 लीटर। नॉर्मल एडल्ट में जो ब्लड वॉल्यूम है वो लगभग 5 लीटर होता है। रिएक्शन इन pH, ब्लड थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। इट्स pH इज़ नॉर्मल कंडीशन इन 7.4। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो 7.4 pH रहेगा। विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन, ब्लड इज़ 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। पानी से 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। इट इज़ मेनली ड्यू टू RBC एंड प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा की वजह से, RBC की वजह से थोड़ा विस्कस होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिसीज़ होती है जिसमें लिपिड यानी कि हम बोल सकते हैं जो वसा है, फैट है, ब्लड में बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट को हम, आपने देखा होगा कि कुछ एस्पिरिन करके टैबलेट चलती हैं, वो ब्लड थिनर होती हैं। एक्चुअली ब्लड थिनर यानी खून को पतला करती है। तो वो अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ब्लड और ज़्यादा थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, फ्लो में थोड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए पेशेंट को फिर हम एस्पिरिन देते हैं जो कि ब्लड थिनर होती हैं और ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है। बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। तो ब्लड कंटेन द ब्लड सेल विच आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट एंड लिक्विड पोर्शन नोन एज प्लाज्मा। तो ब्लड में 2 चीज़ें हैं, एक तो लिक्विड है और दूसरा सेल्स हैं। लिक्विड जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा,
और सेल्स हैं जिनको ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। डायग्राम से भी समझ लेते हैं कंपोजिशन क्या क्या है। तो लेफ्ट साइड में देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमको। फिर उसके नीचे क्या लिखा है, वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। फिर उसके नीचे प्लाज्मा। फिर राइट साइड में आएंगे प्लेटलेट्स। फिर सबसे ऊपर राइट साइड में आरबीसी। तो ब्लड में क्या क्या है, प्लाज्मा है लिक्विड फॉर्म में, और कुछ सेल्स हैं जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है और आरबीसी है। अभी डब्ल्यूबीसी के फर्दर कुछ और क्लासिफिकेशन है, उसको भी हम देखेंगे। ब्लड सेल्स, ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। 3 टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड। पहली है आरबीसी जिसको हम रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। दूसरी है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। हेमाटोक्रिट वैल्यू, अब हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या है, इफ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हेमाटोक्रिट ट्यूब। हेमाटोक्रिट ट्यूब, जैसे आपने कभी ब्लड सैंपल दिया होगा तो वो जो सैंपल के लिए ट्यूब आती हैं वो भी अलग अलग टाइप की होती हैं, उनके कैप के कलर भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अलग अलग ट्यूब यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो आपने देखी होगी एक पर्पल कैप लगा रहता है, ईडीटी ट्यूब बोलते हैं हम। तो इफ़ ब्लड इज कलेक्टेड इन अ हेमाटोक्रिट ट्यूब along with a suitable anticoagulant and centrifuged for 30 minutes at a speed of 3000 rpm, the RBC settle down at the bottom having a clear plasma at the top. तो हेमाटोक्रिट वैल्यू मतलब क्या है कि जो टोटल ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट है और ब्लड सेल्स कितना परसेंट है उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर हम एक हेमाटोक्रिट ट्यूब में ब्लड लें और उसमें एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है, जो कि कोआगुलेशन यानी कि खून का थक्का नहीं जमने देता है, एंटीकोगुलेंट। तो अगर वो उसमें सूटेबल एंटीकोगुलेंट है और उसको हम 30 मिनट तक 3000 आरपीएम यानी 1 मिनट में 3000 चक्कर घुमाएं, तो आरबीसी जो है या जो ब्लड सेल्स हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी और जो प्लाज्मा, क्लियर प्लाज्मा जो ऊपर की तरफ आ जाएगा। द प्लाज्मा फॉर्म 55% एंड ब्लड सेल्स फॉर्म 45% ऑफ द टोटल ब्लड। तो अगर हम टोटल ब्लड के बारे में बात करें, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि 100% है, तो उसमें से 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स फिर एक डायग्राम में देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्लेटलेट्स जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, फिर आरबीसी जिसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। अब ये डब्ल्यूबीसी फिर अलग अलग टाइप की होती है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। प्लाज्मा, ब्लड सेल्स के बारे में बात कर लिए, प्लाज्मा को भी देख लेते हैं। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड, स्ट्रो कलर मतलब होता है पेल येलो, हल्का पीला कलर। प्लाज्मा इज अ स्ट्रो कलर्ड क्लियर लिक्विड, इट कंटेन 91 to 92% ऑफ वाटर एंड 8 to 9% ऑफ सॉलिड। जो प्लाज्मा है हल्के पीले कलर का होता है, 91 से 92% तो इसमें वाटर है और 8 से 9% इसमें सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि जब ये हमने अभी इंट्रोडक्शन में जब बात की थी तो हमने देखा था कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम से हार्मोन्स भी लेके जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट भी लेके जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड में, जो प्लाज्मा होता है इसी में सब कुछ मिक्स होता है और इधर से उधर ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड सेल्स पे तो मिक्स होगा नहीं क्योंकि वो एक सेल्स टाइप स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब जो लिक्विड फॉर्म है इसमें, ब्लड में जो लिक्विड है वो होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। तो प्लाज्मा में 91 से 92% लगभग वाटर है और 8 to 9% सॉलिड होते हैं जिसमें सब चीज़ें आती हैं। द सॉलिड्स आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉलिड इसमें होते हैं। ये प्लाज्मा का रियल पिक्चर है, रियल फ़ोटो है। ये पेल येलो कलर का आपको दिख ही रहा है। कोविड-19 के टाइम पे भी प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी यूज़ हुई, लेकिन उतना एडवांटेज देखने को मिला नहीं था कोविड-19 में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब
ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, इसमें प्रोटीन है। द प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा आर एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन नोन एज प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट, द कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेनली इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो प्लाज्मा में ग्लूकोज भी होता है। फैट्स, द लिपिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर न्यूट्रल फैट्स, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड भी है। अमीनो एसिड, प्लाज्मा कंटेन बोथ एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन सब्सटेंस लाइक अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इंटरनल सिक्रीशन, द प्लाज्मा कंटेन मैनी हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं वो भी इसके थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। एंजाइम्स, द एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कलाइन फॉस्फेट, एसिड फॉस्फेट, लाइपेज, एस्ट्रेज, प्रोटेज एंड ट्रांस अमाइनेज आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब जैसे अभी आप गौर करेंगे तो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो कोई जैसे कि हमको देखना है कि पेशेंट की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, यूरिया कितना है, यूरिक एसिड कितना है, क्रिएटिनिन कितना है। तो ब्लड सैंपल ही देते हैं ना, तो वो ब्लड सैंपल देते हैं और उसमें जो प्लाज्मा है उसमें सारे कंटेंट मौजूद होते हैं, तो जिससे हमको उसकी रीडिंग मिल पाती है। एंटीबॉडीज़ भी होती हैं प्लाज्मा में। द प्लाज्मा कंटेन मैनी एंटीबॉडीज विच आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, आयोडाइड, ये आयोडीन से मिलकर जो बनता है, आयरन। तो अगर ये चीज़ें आपको याद भी नहीं हो रही हैं तो आप सोच लीजिए कि जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो किन किन चीज़ों की ब्लड इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं। अब बॉडी में सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, इसके लिए भी हम ब्लड देते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन ही होती है। फॉस्फेट, कॉपर, गैस प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? अब ध्यान दीजिए, ब्लड सेल्स अलग हैं, प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसका मेनली जो काम है वो ट्रांसपोर्टेशन का ही रहता है। तो जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स से बॉडी में या बॉडी से लंग्स में, वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही होती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर है और ये कितने प्रकार की होती है, उसके पहले हम थोड़ा एक सिस्टम समझते हैं। एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे कि अगर हम किसी एक शहर की बात करें, एक कॉलोनी की बात करें, जैसे माना कि आप एक कॉलोनी में रहते हैं, अभी वेल डेवलप्ड एक कॉलोनी है, वहाँ पे आपने रहना शुरू किया है, तो बेसिक नीड है वाटर, पानी तो हमको चाहिए पड़ता है रोज़। तो उस कॉलोनी में एक पानी की टंकी होती है, ठीक, स्टोरेज टैंक होता है। स्टोरेज टैंक क्या करता है, वहाँ से एक मेन सप्लाई निकलती है, एक मोटा पाइप निकलता है, फिर उससे पतले पतले पाइप निकलते हैं और सारे घरों में जाते हैं। उन घरों की पानी की नीड है, और जब वो घर उस पानी का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है, जैसे आप टॉयलेट में यूज़ कर रहे हैं, किचन में यूज़ कर रहे हैं, और जितना भी पानी आप यूज़ करते हैं फिर वो नाली के थ्रू वापस ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और वही पानी उसको फिर से शुद्ध किया जाता है, प्योर किया जाता है, और फिर ट्रीटमेंट प्लांट से वो पानी चला जाता है स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक से फिर पूरे घरों में सप्लाई होगा, फिर पूरे घरों का वेस्ट जो पानी है ट्रीटमेंट प्लांट आएगा। तो ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। अब यही सिस्टम होता है हमारे हार्ट में और लंग्स में। ट्रीटमेंट प्लांट सोच लीजिए हमारे लंग्स हैं। स्टोरेज टैंक जिसको मैं बोल रहा हूँ ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट से पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रही है। ये जो घर बने हैं ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन समझ लीजिए, सेल्स समझ लीजिए, टिश्यू समझ लीजिए, जो अपनी एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, कुछ और वेस्ट जनरेट करते हैं, फिर ये पानी वापस
ट्रीटमेंट प्लांट तक आ जाता है। तो अब ध्यान दीजिए आप कि प्योर वाटर, शुद्ध पानी घरों तक जाने का एक अलग पाइप सिस्टम होता है, और वेस्ट वाटर घर से निकाल कर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने का एक अलग पाइप सिस्टम होता है। एक ही पाइप से दोनों पानी सप्लाई नहीं होते हैं ना, नहीं तो अच्छा पानी वो भी ख़राब हो जाएगा। दोनों की लाइन अलग है, दोनों के पाइप अलग डले हुए हैं। तो हार्ट से आर्टरी के थ्रू हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। जब बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, CO2 जनरेट होती है, वेस्ट जनरेट होता है, तो वो इम्प्योर ब्लड वेन्स के थ्रू फिर से हमारे हार्ट के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स वो ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पे पानी प्योर होगा, वहाँ पे ब्लड प्योर होगा। ब्लड से CO2 निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी, और वो ट्रीटेड, या हम बोल सकते हैं ट्रीटेड पानी है, ट्रीटेड ब्लड है, वो वापस हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर सप्लाई हो जाएगा। अब समझते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स आर द चैनल और कंड्यूट थ्रू विच ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। तो ब्लड वेसल क्या है? एक चैनल है या पाइपलाइन है जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होता है। द वेसल्स मेक अप टू क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब दैट बिगिन एट एंड एट द हार्ट। अब जो वेसल्स हैं ये दो सिस्टम बनाते हैं, दो क्लोज सिस्टम बनाते हैं जो कि हार्ट से शुरू होते हैं और हार्ट में ही ख़त्म होते हैं। पहला सिस्टम, द पल्मोनरी वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स एंड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। एक होता है पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम में क्या हो रहा है? राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से प्योर होकर वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। ये पल्मोनरी सिस्टम हो गया। दूसरा सिस्टम जिसको हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, द अदर सिस्टम द सिस्टमैटिक वेसल। इसमें क्या हो रहा है? कैरी ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द टिश्यू इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन रिटर्न द ब्लड टू द राइट एट्रियम। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है और पूरी बॉडी से फिर वही ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। ध्यान दीजिए, वेंट्रिकल से एट्रियम और फिर वेंट्रिकल से एट्रियम, यहीं पे दो सिस्टम बन गए हैं, एक पल्मोनरी और दूसरा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सिस्टम में क्या हो रहा है? राइट एट्रियम से ब्लड लंग्स में जा रहा है, प्योर होके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। दूसरे सिस्टम में क्या हो रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जा रहा है और पूरी बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। बेस्ड on their structure and function, blood vessels are classified either arteries, capillaries और vein। तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनके काम के हिसाब से जो ब्लड वेसल्स हैं इनको हमने आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का नाम दिया है। पहले देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, यानी प्योर ब्लड सप्लाई कर रही हैं तो हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई कर दे रही हैं। तो आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं और ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड दैट हैज़ अ लो ऑक्सीजन कंटेंट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है जिसको हम अपवाद बोलते हैं। आर्टरी का काम क्या है? प्योर ब्लड सप्लाई करना, लेकिन एक अपवाद है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इनका काम उल्टा है। यहाँ पर आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी और वेन प्योर ब्लड कैरी करता है। अब जैसा कि हमने सिस्टमैटिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करी थी, तो उसमें से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है यानी हार्ट से लंग्स और लंग्स से फिर हार्ट में ब्लड आ रहा है, तो राइट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। ध्यान दीजिए, राइट एट्रियम जहाँ पर इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, आर्टरी का काम क्या है? जनरली प्योर ब्लड कैरी करना, पर यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में ब्लड जा रहा है और पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ये एक्सेप्शन है। सिस्टमैटिक आर्टरी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी।
और सिस्टमेटिक सप्लाई में क्या हो रहा है, आर्टरी पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी। ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स into large elastic arteries that branch repeatedly into smaller and smaller arteries until branching result in microscopic arteries called arterioles। वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, लार्ज आर्टरी समझ लीजिए मोटा पाइप, जैसे अपने वो एक कॉलोनी वाला देखा था, एक मोटा पाइप निकलेगा फिर छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक वैसे ही। तो ब्लड पंप होता है वेंट्रिकल से एक लार्ज इलास्टिक आर्टरी से, उसकी फिर ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं अलग अलग निकलती हैं, और फिर और छोटी और छोटी और छोटी और पतली पतली आर्टरीज निकलती जाती हैं, और सबसे जो छोटी आर्टरी होती है उसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल्स, माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज को बोलेंगे। द आर्टीरियोल्स प्ले अ की रोल इन रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो इनटू द टिश्यू कैपिलरीज। अब जो आर्टीरियोल्स हैं ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में, क्योंकि आर्टीरियोल्स से फिर ये कैपिलरीज में जाता है। अब लेफ़्ट साइड में देखिए आर्टरी, एक मेन मोटी ब्रांच है, काफ़ी चौड़ी है, उसके बाद फिर उसकी पतली पतली ब्रांचेस निकलेंगी, तो आर्टीरियोल्स, आर्टीरियोल से फिर और पतली ब्रांचेस निकलेंगी कैपिलरीज, जहाँ पर ये एक्सचेंज होगा। आर्टीरियोल्स के नीचे देखिए एरो बने हुए हैं दो, उसमें लिखा है टू सेल ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, तो जो भी हमारी सेल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन दे रही है, वहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है। फिर और पतली ब्रांचेस निकलती हैं कैपिलरी, यहाँ पर सब एक्सचेंज वाला काम हो रहा है। और वेन्यूल्स, वेन का जो पतला स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे वेन्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेन्यूल में सेल्स, यहाँ पे हमने सेल को दिया है, क्या दिया है, आर्टरी से ऑक्सीजन दिया है, न्यूट्रिएंट दिया है, और वेन में क्या जा रहा है, फ्रॉम सेल्स, सेल से क्या निकल रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और वेन और वेन्यूल में, और फिर वेन्यूल से वेन में, और फिर वापस हमारे हार्ट में चला जाता है ब्लड। अब देखते हैं कैपिलरीज क्या है। स्ट्रक्चर में हमने देख लिया, कैपिलरीज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द ब्लड वेसल फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज एंड द वेसल दैट रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। कैपिलरी क्या है, पतली पतली माइन्यूट वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बनाती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरी इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है कैपिलरीज का, एक्सचेंज करना, क्योंकि जो कैपिलरीज हैं ये काफ़ी थिन होती हैं, पतली होती हैं, इस वजह से इनके जो वो हम बोलते हैं पारगम्यता, परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, और इस वजह से एक्सचेंज अच्छे से हो पाता है। वेन्स, वेन कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट। आर्टरी का काम क्या था, अबे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रही हैं, और वेन टूवर्ड द हार्ट, हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। आफ्टर ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इट इंटर द स्मॉलेस्ट वेन कॉल्ड वेन्यूल। तो कैपिलरी से पास होने के बाद ब्लड वेन्यूल्स में आता है। फ्रॉम द वेन्यूल्स इट फ्लो इनटू प्रोग्रेसिवली लार्जर एंड लार्जर वेन अंटिल इट रीच द हार्ट। वेन्यूल से फिर लार्ज वेन में जाएगा और उससे लार्ज वेन में जाएगा जब तक ये हार्ट तक नहीं पहुंच जाता है। इन द पल्मोनरी सर्किट द पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। तो ये ऊपर वाला सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का हो गया। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक प्योर ब्लड लेके आती है। दिस ब्लड हैज़ अ हाई ऑक्सीजन कंटेंट बिकॉज इट हैज़ जस्ट बीन ऑक्सीजनेटेड इन द लंग्स। तो जो पल्मोनरी वेन है इसमें फ्लो होने वाला ब्लड, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट लंग्स से ऑक्सीजन मिक्स हुई ही है उसमें, उस ब्लड में। सिस्टमेटिक वेन ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और सिस्टमेटिक वेन जो है वो बॉडी के टिश्यू से राइट एट्रियम तक ब्लड लेके आती है, इम्प्योर ब्लड लेके आती है। दिस ब्लड हैज़ अ रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंटेंट बिकॉज द ऑक्सीजन हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द टिश्यू। तो पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वेन के थ्रू, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया है।
वेसल्स का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमको वेन दिख रही है, ल्यूमन है, ल्यूमन में अब अंदर दिख रहा है, बीच में वॉल्व है। ठीक है, वॉल्व क्यों ज़रूरी है? अब आप एक चीज़ सोचिए कि आपके घर में एक पानी की टंकी होगी छत पे, बिल्डिंग में आपका खुद का घर है, तो उस पानी की टंकी में पानी चढ़ाने के लिए आप किसी न किसी प्रकार की मोटर का, पंप का यूज़ करते हैं। पानी वो नीचे से ऊपर लेके जाती है, और जब आप अपने घर में होते हैं, बाथरूम में है, किचन में है, नल खोलेंगे तो पानी अपने आप आ जाएगा। उसके लिए आपको कोई मोटर या किसी प्रकार के फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ग्रेविटी के थ्रू पानी नीचे आ जाता है। जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं या बैठे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि ये तो ब्लड पूरी बॉडी से हमारे हार्ट में आ रहा है, जो वेन लेके आ रही है, ये तो एक एंटी ग्रेविटी काम कर रही है। जैसे छत पे पानी चढ़ाने वाला काम है, ठीक वैसे ही वेन का काम है, नीचे से ऊपर यानी हार्ट तक भेजना है। इसके लिए हमारे वेन्स में वॉल्व होते हैं, जो कि समय समय पर सिस्टमेटिकली खुलते बंद होते हैं और ब्लड को ऊपर पंप करते हैं, इसलिए इसमें वॉल्व की ज़रूरत होती है। अब नीचे देखेंगे वेन के, तो उसमें उसकी लेयर्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, एंडोथीलियम और ल्यूमन। फिर उसके बाजू में है कैपिलरी, रेड ब्लड सेल, ल्यूमन। अब इसमें देखेंगे एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, क्योंकि सिंगल लेयर होती है, पतली होती है, तो इसलिए गैस एक्सचेंज के लिए या जो भी एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए सूटेबल है। परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसको हम पारगम्यता बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। फिर उसके राइट साइड में देखिए आर्टरी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, स्मूथ मसल सेल्स, एंडोथीलियम एंड ल्यूमन। ये हमारी पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई है। मेन जो आर्टरीज़ हैं वो आपको दिख रही है, इनके नाम भी थोड़ा देख लेते हैं। हार्ट देखिए पहले, हार्ट से फिर असेंडिंग एरोटा, जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे शरीर में जा रहा है, उधर से फिर हमारे ब्रेन में जा रहा है, और हमारे अपर लिम्ब में फिर एब्डोमिनल एरोटा है, जो कि ब्लड को नीचे लेके आ रही है, इलियक आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, और पॉप्लिटिल आर्टरी है। इनके बॉडी के रीजन के अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं। मेन नाम है, वैसे काफ़ी संख्या में अलग अलग इनके नाम होते हैं। फीमोरल या जो फीमर बोन होती है उसको एरिया थाई वाला है, इसलिए फीमोरल आर्टरी, फिर उसके नीचे पॉप्लिटल आर्टरी है। फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे से ग्रेट स्पेनिक वेन, फीमोरल वेन, इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, उधर से पूरा ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा है। डिवीज़न ऑफ सर्कुलेशन तो दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है, दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। बीच में आपको जो आप डायग्राम बनाते हैं जनरली हार्ट का, वो है हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू CO2 वाला जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच रहा है। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से हार्ट में आ रहा है। तो ये जो सर्कुलेशन ये हो गया है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर से समझ लीजिए, हार्ट है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू CO2 मिक्स्ड ब्लड लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हार्ट में आ रहा है। ये एक एक्सेप्शन है पूरी बॉडी में। ये जो सर्कुलेशन हो गया ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब नीचे देखिए, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन या सिस्टमैटिक आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई हो रहा है, और पूरी बॉडी से CO2 मिक्स ब्लड फिर हार्ट में आ रहा है। ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब थोड़ा और डिफ़िकल्ट डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। इसमें दोनों सर्कुलेशन है। हार्ट में देखिए पहले राइट साइड हार्ट में, राइट साइड हार्ट में क्या है, नीचे वेंट्रिकल में एक एरो बना हुआ है आप देखेंगे, और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, ये देखो लेफ्ट और राइट साइड में लंग्स बने हुए हैं। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, दोनों लंग्स से फिर प्यूरिफिकेशन हुआ, CO2 निकल गई, ऑक्सीजन मिक्स हो गई, और दोनों लंग्स से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ये हो गया हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अपर बॉडी में भी जा रहा है और लोअर बॉडी में भी जा रहा है, यानी पूरे शरीर को सप्लाई हो रहा है। फिर कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ के बाद वेन्यूल्स हो गई, वेन हो गई, और वेन से फिर पूरा ब्लड कहाँ पे आ रहा है, हमारे राइट साइड के एट्रियम में।
ये हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आज की क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड कंपोनेंट समझ लिया है, ब्लड वेसल्स समझ लिए हैं, आर्टीरियल वेनस सिस्टम समझ लिया है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट की पोजीशन, उससे एसोसिएटेड जो भी स्ट्रक्चर है, चैम्बर, लेयर, वो समझेंगे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत लंबा मत पढ़ाया करिए, मतलब जैसे एक कुछ क्लासेस एक घंटे की वो हो गई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो बच्चों का कहना है कि एक ही दिन में बहुत सारा नहीं समझ में आता है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं जो आइडियल टाइम है क्लास का, मींस 45 मिनट आइडियल टाइम होता है, तो 40-45 मिनट के आसपास की ही क्लास रखूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। थैंक यू।